नास के कैलेंडर के अनुसार 4 मार्च 1424 को ग्रेट स्टैलियन वॉर की आग नास पर जल रही थी। पूरा आग में डूबा था, अनगिनत जिंदगियां राख बन गई थी और डीमन किंग्स आर्मी को कोई नहीं रोक सकता था। वहां सिर्फ निराशा थी। सबके आश्चर्य में एक योद्धा अचानक आर्मी के खिलाफ खड़ा हो गया। अपने मॉनिटर की स्क्रीन देखते हुए हमारा नायक बताता है कि यह पैराडाइसो गेम का आधार था। यह एक वर्चुअल रियलिटी आरपीजी था जहां खिलाड़ी डीमन आर्मी से योद्धा के रूप में लड़ता था ताकि वह अपने क्षेत्र को बचाने वाला राजा बने। वॉक से लौटने के बाद नायक ने सारा खाली वक्त खेल में बिताया। बड़ी उम्र का होने के बावजूद ये युवक गेम के पात्रों और चीजों की प्रकृति का विशेषज्ञ था। वो कहता है कि उसने 10 साल तक पैराडाइसो जानकारी के नंबर 1 ब्लॉक का खिताब नहीं खोया, लेकिन इतना बीमार पड़ गया कि जारी नहीं रख सका। इससे भी बुरा, उसकी बीमारी और जरूरत से ज्यादा खेलने से वो मर गया। वो सोचता है कि 30 साल की उम्र में मरा, बिना डेट पर जाने का मौका पाए। अचानक वो नीले बालों वाली लड़की के पास जागा। लड़की ने अपने मोटे लॉर्ड से पूछा कि क्या उसे बुरा सपना आया। लॉर्ड घबराया हुआ हर तरफ देख रहा था, समझने की कोशिश में। उसने पूछा कि लड़की कौन है और माफी मांगते हुए पूछा कि वो कहाँ है, लेकिन लड़की अपने लॉर्ड के सवाल को नहीं समझी और घर में संदेह फैल गया। हमारा नायक जेरेड अपने आंकड़े देख रहा था और उसे अपनी असामान्य मोटापे की हालत दिखी। आईने में देखकर वो चौंक गया। उसने देखा कि इस हालत से उसकी उम्र 20 साल कम हो गई थी। इन आंकड़ों के साथ ये शरीर सबसे निचले दर्जे का होगा। कुर्सी पर बैठकर उसने कहा कि वो अभी शांत होकर स्थिति पर सोचेगा। आईने में देखते हुए उसने सोचा कि उसका नाम शिन टोंग था, लेकिन वो पिछले जीवन में था। अब वो मरकर एक मोटे युवा लॉर्ड जेरेड के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। उसे यकीन था कि वो पैराडाइसो ऑनलाइन में पुनर्जन्मा, क्योंकि वो गेम का यूजर इंटरफेस देख सकता था। यही उसकी हकीकत थी। जेरेड पूरी तरह निराशा में डूब गया, क्योंकि इस बार भी उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। 10 साल बाद ग्रेट स्टैलियन वॉर होगा और सबसे जरूरी 5 साल बाद भयंकर सूखा, अकाल और कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। पसीने में तरबतर लड़का सोचता है कि जब ग्रेट वॉर छिड़ेगा, सभी राष्ट्र और क्षेत्रों को उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। एक घटिया लॉर्ड होने के कारण वह मर जाएगा। गुस्से में वो सवाल करता है कि यह किरदार कितना मामूली है, क्योंकि शिन टोंग, जो इस गेम का ज्ञानकोश था, उसे भी नहीं जानता था। गुस्से में कुर्सी पर हिलते हुए उसका भारी वजन कुर्सी तोड़ देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर लेटे हुए वो कहता है कि जेरेड की यादों को देखकर उसे पता चला कि वो थोड़ा नाजुक लड़का था। फिर भी उठते हुए वो सोचता है कि अभी उम्मीद बाकी है। उसे बस थोड़ा वजन कम करना है, क्योंकि इस बार उसके पास पिछले जीवन की यादें हैं। ये फायदा सिर्फ उसके पास है। वो इस फायदे को गेम के बग की तरह इस्तेमाल कर सकता है। खड़े होकर जेरेड सोचता है कि यह ज्ञान का जबरदस्त फायदा है। अगर वो इसका सही इस्तेमाल करे तो उसका भविष्य सबसे बेहतर हो सकता है। वो सोचता है कि अब वो सबसे ताकतवर योद्धा बनेगा, जो दुनिया को एक करके महान राजा बनेगा। यही उसका इस जीवन का लक्ष्य है। कुछ देर बाद वही नीले बालों वाली लड़की किताबों की धूल झाड़ते हुए कहती है कि वो अच्छे से सफाई करेगी ताकि उसका लॉर्ड दफ्तर इस्तेमाल कर सके। अचानक दफ्तर से तेज आवाज आती है। लड़की देखती है कि उसका लॉर्ड दरवाजा जोर से खोलकर उसका नाम पुकार रहा है। वो मदद के लिए तुरंत जवाब देती है, लेकिन वो हर जगह कुछ ढूंढने लगता है। हेस पूछती है कि वो क्या ढूंढ रहा है। लड़का बताता है कि ये उसके पिता का छोड़ा हुआ निशानी है, जो मरने से पहले दी थी। वो पिछले मालिक पर गुस्सा है, जिसने इतनी जरूरी चीज कहीं भी रख दी। हेज मेज पर जाती है, दराज खोलती है और एक आर्टिफैक्ट निकालकर कहती है कि यही वो चीज है। वो धीरे से लड़की के पास आता है, आर्टिफैक्ट लेता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। हेज अपने मालिक की मदद से बहुत खुश है और पूछती है कि क्या उसे और कुछ चाहिए, लेकिन लड़का सिर्फ इतना कहता है कि वो वहां से चली जाए। हेज को शक होता है। वो कहती है कि उसे अपने लॉर्ड में कुछ अलग दिख रहा है। वो अब ऊर्जा से भरा हुआ है। नौकरानी इससे बहुत उत्साहित हो गई। जगह छोड़ते हुए लड़की बताने लगी कि वो भी अपने लॉर्ड की तरह उत्साहित होगी। एक हार उठाते हुए लड़का बताता है कि ये उसके पिता विस्काउंट बेरे की विरासत है और एक उपयोगी आर्टिफैक्ट भी, जो जादुई विकास में मदद कर सकता है। आर्टिफैक्ट को देखते हुए वो सोचता है कि अब वो इसे नष्ट कर देगा। वो वस्तु पर जादू इस्तेमाल करता है, जिससे वो टूटने लगती है। वो सोचता है कि उसके जैसे दुखी युवा के लिए चौथी जादुई श्रेणी पाने का यही एकमात्र रास्ता है। हार हवा में तैरने लगता है और टूटता जाता है। फिर भी वो तारीफ करता है कि अपनी कम मना से वो इसे जगा नहीं सकेगा। आखिरकार वस्तु पूरी तरह टूट जाती है। अब आर्टिफैक्ट का प्रभाव ही उसे ये फायदा दे सकता है। इसके स्थान पर एक काली गोलाकार चीज उभरने लगती है। लड़का सोचता है कि वो जल्दी विकसित होने के लिए ऐसा कर रहा है और उम्मीद करता है कि उसका पिता उसे माफ करे। तेज ऊर्जा से उसके बाल उड़ने लगते हैं। काले मांस की लहर चक्रवात बन जाती है और उसमें से एक जानवर निकलता है, बड़ा होने लगता है। आकार लेने के बाद राक्षस पूछता है कि कौन मूर्ख इंसान उसे बुलाने की हिम्मत कर रहा है।
जैरेड सोचता है कि ये इजाबेला एक जीवन में एक बार मिलने वाली हंसमुख आत्मा है। लड़की जैरेड की ओर हंसती है, अपनी पूरी राक्षसी और अजीब शक्ल दिखाते हुए। वो मूर्ख इंसान से पूछती है कि उसे बुलाने की क्या इच्छा थी। जैरेड सोचता है कि इजाबेला सफलता के रास्ते पर उसका पहला कदम होगी। वो घबराहट से बचने के लिए शांत होने की कोशिश करता है, क्योंकि इजाबेला कायरों को पसंद नहीं करती, उसे साहसी लोग चाहिए। वो सोचता है कि अगर वो चली गई तो इस जीवन में ताकतवर बनने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर अपनी सोच पर यकीन करते हुए वो पूरे जोश से कहता है कि उसे माइंस आई चाहिए। इजाबेला हंसती है, कहती है कि वो बहुत लालची है और पूछती है कि क्या वो दूसरों के दिमाग में झांकना चाहता है। जैरेड हाँ कहता है और सोचता है कि माइंस आई एक छिपी क्षमता है जो पूरे पैराडाइसो क्षेत्र में सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है। वो बताता है कि ये दूसरों के आंकड़े और चरित्र स्कैन करने की कला है जो स्तर के साथ बेहतर होती है। इजाबेला को बुलाने वाला हमारा नायक इस क्षमता को क्षेत्र प्रबंधन और भविष्य की संभावनाओं के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इजाबेला मान जाती है, लेकिन बदले में राक्षस पूछता है कि जैरेड के पास सबसे कीमती चीज क्या है जो वो दे सकता है, और बदले में लड़के को अभी सोचना चाहिए क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। अचानक हमारे नायक के सामने एक अनुबंध बनता है। इसे लेते हुए इजाबेला कहती है कि वो लड़के को माइंस आई देगी, लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज ले लेगी। वो बताती है कि अगर ये पैसा है तो सारा ले लेगी, अगर सम्मान है तो वो गुलाम बन जाएगा, और अगर परिवार है तो वो उन्हें खा लेगी। लड़का समझता है कि इजाबेला ने उसका दिमाग पथ लिया, ये जानते हुए कि उसकी सबसे कीमती चीज क्या है। वो कहता है कि ये उस बुरी आत्मा का श्राप है जिसके बारे में उसने बहुत सुना था। अचानक लड़का मुस्कुराता है। इजाबेला घबराते हुए खुद से पूछती है कि उसके होंठ क्यों सिकुड़ रहे हैं। मुस्कुराते हुए जैरेड कहता है कि वो ऐसी चीज के बारे में सोच रहा है जो उसके लिए बहुत कीमती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नहीं कि उसे प्रभावित करे। एक बेकार खजाना। वो कहता है कि इस विचार को दिमाग में रखना मुश्किल था, लेकिन उसने कोशिश की। उसकी सबसे कीमती चीज शिनटोंग का पहला चुंबन है, एक 34 साल का आदमी जो अकेला मर गया। ये सुनकर इजाबेला सोचती है कि वो ये नहीं चाहती। राक्षस भागने की कोशिश करती है, पूछती है कि कौन सा पागल अपनी सबसे कीमती चीज पहला चुंबन मानता है। अनुबंध सील हो जाता है और एक ताकत उसे खींचने लगती है। हाथ खोलते हुए लड़का सोचता है कि यह अविश्वसनीय है कि वो अपना पहला चुंबन एक बुरी आत्मा को देगा, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। इजाबेला अनिच्छा दिखाने की कोशिश करती है। लड़का भगवान से उस देश को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता है जब तक कि इजाबेला के साथ अनंत अनुबंध उस दिन शुरू न हो। हवेली के गलियारों में 2 नौकरानियां बात कर रही थी। उन्हें अपने लॉर्ड का व्यवहार अजीब लग रहा था, जो हाल तक बंद रहता था। वो जीवन को मुश्किल और उबाऊ मानता था। उसकी दिनचर्या दोहरा वाली थी और सिर्फ खाने में खुश दिखता था। फिर हेज भागती दिखती है। एक नौकरानी पूछती है कि लॉर्ड तहखाने में क्यों है जहां कोई नहीं जाता, लेकिन हैज उनके पास से गुजरती है, हाथ में कागजों का ढेर लिए रास्ता देने को कहती है। लड़की भागती रहती है। एक नौकरानी पूछती है कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन वो कहती है कि वो खुद संभाल लेगी। हल्के बालों वाली नौकरानी कहती है कि हेज बहुत नाजुक है और हमेशा बुरे व्यवहार को भी बर्दाश्त करती है। दोनों उस युवा लड़की के लिए दुखी होती है। आखिरकार हेज किताबों और कागजों के साथ कमरे में पहुंचती है। अपने लॉर्ड से कहती है कि वो उसके क्षेत्र और जागीरदारों के दस्तावेज लाई है। किसी कारण से जैरेड लड़की को वही रुकने को कहता है। उसके आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करते हुए वो देखता है कि उसकी वफादारी इस दर्जे की है, और सबसे जरूरी, इस युवा लड़की में कई खास खूबियां हैं। अपनी नई क्षमता से लड़का सोचता है कि एक नौकरानी के लिए उसके गुण शानदार है और वह उसे जरूर हीलर बनाएगा। जैरेड देखता है कि लड़की का प्यार एक तरफा है। वो 10 साल से किसी से प्यार करती है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर सकती क्योंकि वो व्यस्त रहेगा। हमारा नायक कागजों को देखने और क्षेत्र की जानकारी पढ़ने लगता है। अचानक हेज, जो किसी बात से बेचैन लग रही थी, लड़के से माफी मांगती है। लड़का समझ नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। हेज बताती है कि जब भी उसके लॉर्ड को उसकी जरूरत होती है उसे अपना काम ठीक करना चाहिए, लेकिन अगर वो कागज देख रहा है तो उसने कुछ गलत किया। जैरेड लड़की को देखते हुए पिछले मालिक की यादें याद करता है, जो उसे मारता था जब काम ठीक नहीं होता। वो पिछले मालिक को कोसता है जो बहुत घमंडी था, अपना ज्यादातर काम हेज पर डालता था और गलती होने पर उस पर गुस्सा उतारता था। वो सोचता है कि ये उसने नहीं किया, फिर भी वो सुधार करेगा। जैरेड लड़की के पास जाता है, उसका नाम पुकारता है। हमारा नायक हाथ उठाता है और लड़की तैयार हो जाती है, जैसे उसे थप्पड़ की उम्मीद हो। लेकिन हैरानी से जैरेड उसे गले लगाता है। जो कुछ उसने किया उसके लिए माफी मांगता है। वो लड़की से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है, कहता है कि उसके लिए मुश्किल रहा होगा और सब सहने के बावजूद साथ रहने के लिए शुक्रिया कहता है। वो कहता है कि उसे उसका घटिया पक्ष दोबारा नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि उसका दिल पूरी तरह बदल गया है। दयालुता से मुस्कुराते हुए जैरेड पूछता है कि क्या लड़की एक बार फिर उस पर भरोसा कर सकती है कि वो अच्छा लॉर्ड बने। हेज चुप रहती है। अचानक वो कहती है कि उसे जैरेड के लिए बहुत दुख हो रहा है। गले लगे हुए हेज बताती है कि वो माफी मांग रही है क्योंकि वो इतनी भावुक हो गई कि रोना नहीं रोक सकी। शर्मिंदगी में वो कहती है कि वो हमेशा लड़के के साथ रहेगी। लड़का उसे माफ करने और भरोसा करने के लिए शुक्रिया कहता है। शिनटोंग सोचता है कि अब वो जैरेड है तो उसे पिछले पापों का बोझ उठाना होगा। कुछ देर बाद
कई कुर्सियों वाली बड़ी मेज दिखती है। हेज जेरेड को देखते हुए कहती है कि ये ठीक नहीं है, चाहे वो कितना सोचे। वो कहती है कि अगर वो सिर्फ जड़ी बूटियां और सब्जियां खाएगा तो बेहोश हो जाएगा, और लड़का सिर्फ पौधे खाता रहता है। हमारा नायक सोचता है कि अपने जैसे सुअर के लिए उसे ऐसा करना जरूरी है अगर वो वजन कम करना चाहता है। युवक बताता है कि पैराडाइसो गेम में इन सब्जियों से उसकी तृप्ति का स्तर बढ़ता है, लेकिन ये जानते हुए भी ये सब्जी आहार इतना खराब स्वाद का है कि कोई इसे जानबूझकर नहीं खाएगा। वहां का सारा खाना बासी लगता है। सिस्टम दिखता है जो सब्जियां और स्वस्थ भोजन खाने के फायदे बताता है। जेरेड कहता है कि हैरानी से वो अपने पेट की चर्बी को धीरे धीरे गायब होते महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल है और उसे उल्टी करना चाहता है। अपने हाथों से मुंह दबाकर वो खाना बाहर नहीं निकालता। हेज लड़के से खाने को कहती है और मेज पर एक सुंदर स्टेक रखती है। लड़की बताती है कि उसने ये वेगन स्टेक सावधानी के तौर पर बनाया। नौकरानी कहती है कि उसने इसे स्वस्थ आहार के लिए बनाना सीखा, लेकिन पहले उसके लॉर्ड ने कभी नहीं खाया, इसलिए इसे फेंक दिया जाता था। अब ये अलग होगा। खुशी से रोते हुए जेरेड अपने पिछले स्व को फिर कोसता है। सवाल करता है कि उसने उस देवदूत जैसी लड़की के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे किया। स्टेक का स्वाद लेते हुए लड़के को देवदूत जैसा महसूस होता है। वो सोचता है कि ये स्वादिष्ट है और ये एक एलेवल रसोई से अपेक्षित था। हमारा नायक सोचता है कि वो जल्द शुरू करेगा। फिर वो कहता है कि दस्तावेज पढ़ने के बाद उसे पता चला कि क्या क्षेत्र राज्य के उत्तरी हिस्से में ये गरीब क्षेत्र है, ठंडी जलवायु वाला, जहां खेती असंभव है, लेकिन कीट, राक्षस और डाकू हर जगह है। लड़का कहता है कि एक अच्छी बात यह है कि इस खराब जगह के कारण बड़ी घटनाएं और मिशन आसानी से मिल सकते हैं। जेरेड खाना खत्म करता है और टिप्पणी करता है कि समस्या यह है कि वो अभी इन फायदों को लेने के लिए बहुत कमजोर है। दृढ़ निश्चय के साथ लड़का मेज पर हाथ मारकर खड़ा होता है और कहता है कि अभी उसे खुद को फिर से जन्म देना होगा। तभी राक्षस इजाबेला अचानक प्रकट होती है। लड़के को माइंस आज तुरंत लौटाने का आदेश देती है। लड़का चौंक जाता है। सुअर पूछता है कि राक्षस अभी भी क्यों है। इजाबेला पूछती है कि एक मूर्ख इंसान ने उसे कैसे धोखा दिया। राक्षस कहती है कि वो लड़के को हमेशा परेशान करती रहेगी जब तक उसकी शक्ति वापस नहीं मिलती। लड़का इसे स्वीकार करता है, कहता है कि यह आसान नहीं होगा। 10 साल पहले की याद में कोई दरवाजा खटखटाता हुआ अपने लॉर्ड को पुकारता है और तुरंत दरवाजा खोलने को कहता है। काले बालों और आंख पर निशान वाला एक आदमी कहता है कि पिछले लॉर्ड का मरना एक त्रासदी है। फिर भी सैनिक लड़के को सलाह देता है कि उसे अतीत को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। वो कहता है कि वे इस मुश्किल वक्त में साथ लड़ेंगे और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाता है, लेकिन जेरेड यूकलेट्स फर्श पर बैठा रहता है, हाथ घुटनों पर रखे, रोते हुए स्थिति से दुखी। लड़का अपनी जगह से नहीं हिलता, बस रोता और अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाता है। वापस हमारे नायक की हवेली में वर्तमान समय में कोई कह रहा है कि अचानक लॉर्ड ने उन्हें बुलाया। एक लाल बालों वाला, एक आंख गायब आदमी शराब पीते हुए पूछता है कि क्या लॉर्ड नए साल की पार्टी तैयार कर रहा है। वो पीता रहता है और बगल में 2 नौकरानियों को देखता है। नशे में वह दोनों के पास जाता है, हैज को गुड मॉर्निंग कहता है और दोनों को बाहों में पकड़ लेता है। हैज ग्रागास को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन स्थिति से असहज है। वो कहता है कि उसे लड़की का सकारात्मक पक्ष पसंद है। नशे में वो सोचता है कि ऐसी खूबसूरती उस मोटे लॉर्ड के साथ क्या चाहती है, लेकिन वो उसे जरूर हासिल करेगा। फ्लैशबैक वाला वही आदमी ग्रागास से बहस करता है, पूछता है कि वो वहां क्या कर रहा है, क्योंकि उसने लड़के को महिलाओं से छेड़छाड़ न करने को कहा था। हैज एक आदमी को राकीस कहती है। वो कहता है कि लॉर्ड का शूरवीर ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। ग्रागास उसे देखकर हैरान होता है, फिर गुस्से में बदल जाता है। ग्रागास पूछता है कि क्या राकीस को सचमुच लगता है कि वह किया के सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख को उपदेश देने का हक रखता है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि हारने के बाद भी उसे अपनी जगह नहीं पता। राकीस ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है। एक सैनिक नशेड़ी के सामने खड़ा होकर उसे दोबारा कहने की चुनौती देता है, लेकिन लड़का उसे ओल्ड मैन कहकर मजाक उड़ाता है। तभी एक अज्ञात बुजुर्ग प्रकट होता है, दोनों को रुकने का आदेश देता है क्योंकि लॉर्ड जल्द आएगा। राकीस पीछे मुड़कर बुजुर्ग को ऑब्रिन कहता है और सम्मान दिखाता है, लेकिन ग्रागास गुस्से में चला जाता है, कहता है कि उसे यकीन नहीं कि एक दंतहीन कबूतर और रिटायर्ड बूढ़ा अभी भी लॉर्ड की हवेली में आ सकते हैं। दोनों अपमान है। उसे जाते देख राकीस पूछता है कि ऐसा घमंडी लड़का सुरक्षा प्रमुख कैसे बन गया। ऑब्रिन कहता है कि वे दोनों इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वे मीटिंग की जगह जाते हैं, जहां एक लंबी मेज पर कई लोग बैठे दिखते हैं। कुछ कुलीन जो बात कर रहे थे इसे अजीब मानते हैं, कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं कि लॉर्ड ने मीटिंग बुलाई। वे हैरान हैं कि जेरेड यूकलेट्स उनके अभी दिए रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, ऐसा वो कभी नहीं करता था। ग्रागास शराब पीता रहता है, फिर बोतल मेज पर पटकता है, पूछता है कि उसका लॉर्ड रिपोर्ट क्यों पढ़ रहा है, ये उसे शोभा नहीं देता। ग्रागास अपने लॉर्ड से कहता है कि युवक को ये मीटिंग खत्म कर उसके साथ पीना चाहिए, क्योंकि वो दुर्लभ शराब लाया है, और शर्त लगाता है कि लॉर्ड को पसंद आएगी। ये सुनकर जेरेड यूकलेट्स दिलचस्पी लेता है, कागजों को जोर से पकड़ता है और लेकर शब्द दोहराता है। ग्रागास शराब ऑफर करता रहता है। राकीस बस देखता है, सोचता है कि यह बदमाश हर बार मीटिंग में लॉर्ड को बहकाता है ताकि लॉर्ड बेवकूफी करे। दृढ़ तलवारबाज खड़ा होता है, ऐलान करता है कि वो ग्रागास को रोकेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो, किया की शान के लिए। लेकिन जेरेड यूकलेट्स गंभीर चेहरे से पूछता है कि क्या ये लाल बालों वाला पागल है और नशे में मीटिंग में आने की हिम्मत कैसे की।
न राकीस न ग्रागास लॉर्ड के सवाल को समझते हैं। वो हंसता है, अपने लॉर्ड से नाराज न होने को कहता है, क्योंकि वे लंबे समय से साथ नहीं पिए। अचानक मैजिक मिसाइल जादू सक्रिय होता है। नीली ऊर्जा की किरण ग्रागास की शराब की बोतल तोड़ देती है। नशेड़ी हैरान अपनी शराब फर्श पर गिरते देखता है। जैरेड यूकलेज कहता है कि इस बार वो इस नीच हरकत पर आंख मूंद लेगा। गुस्से में ग्रागास कहता है कि भले लॉर्ड उसका बॉस हो, वो जादू का इस्तेमाल करने वाले को माफ नहीं करेगा। लेकिन जैरेड यूकलेज उसे नजरअंदाज करता है, कागज मेज पर फेंकता है, कहता है कि अगला विषय शुरू करेंगे। ग्रागास को नाम से पुकारकर वो पूछता है कि क्या सार्वजनिक सुरक्षा का प्रमुख अपनी सत्ता के दुरुपयोग से जमा दौलत से संतुष्ट है। अब खड़ा नशेड़ी पूरी तरह कंफ्यूज है। जैरेड यूकलेज कहता है कि उसने लालच में अंधे होकर क्षेत्र के कई निवासियों को नुकसान पहुंचाया। लॉर्ड जोड़ता है कि किया की सरकार पर लोग भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मासूमों के खिलाफ कई अपराध और अत्याचार हो रहे हैं। अंत में हमारा नायक कहता है कि उसने सुना है कि ग्रागास बिना इजाजत लॉर्ड के अधीनस्थों को ले रहा है। जैरेड यूकलेज आग का जादू बुलाता है, कहता है कि नशेड़ी के बाकी पापों के लिए वो उस पर हमला करता रहेगा, यहां तक कि ग्रागास को जलाने के बाद भी। चेहरा पूरी तरह हताश वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही फायरबॉल उसकी पीठ पर लॉन्च होता है, उसे सीधे मारता है। ग्रागास बस जमीन पर गिरता है, बेहोश और हारा हुआ। जैरेड यूकलेज कहता है कि वो सचमुच उस आदमी को मारना चाहता था, लेकिन कानून बनाए रखने के लिए वो वही रुक जाएगा। हमारा नायक वहां सबको बताता है कि उस दिन ग्रागास को सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख के पद से हटाया जाएगा और लॉर्ड क्षेत्र में हो रही सारी भ्रष्टाचार की गहराई से जांच करेगा। मेज पर बाकी लोग तुरंत घुटनों पर बैठ जाते हैं, अपने मालिक से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने भारी पाप किया है। राकी स्थिति को देखता है, सोचता है कि हमारे नायक ने ग्रागास को हराया, जो लड़ाई में बहुत ताकतवर था, और वो एक ही वार से हार गया। लॉर्ड को देखकर वो जोड़ता है कि ये गरिमा पिछले लॉर्ड विस्काउंट बरेट जैसी है। हमारा नायक राकीस को बुलाता है, कहता है कि वह उसे किया का नया सुरक्षा प्रमुख घोषित करेगा। वो कंफ्यूज है, लेकिन मना करने से पहले जैरेड यूकलेज पूछता है कि क्या वो लॉर्ड के आदेश की अवहेलना करेगा। राकीस घुटनों पर बैठता है, कहता है कि वो तुरंत पालन करेगा। गोरा लड़का भी कहता है कि ये लॉर्ड का आदेश है और पूछता है कि क्या कमरे में किसी को इससे आपत्ति है। सब कहते हैं नहीं। जैरेड यूकलेज सोचता है कि इससे उसने लॉर्ड की गरिमा बहाल कर दी, जो नीचे गिर गई थी। सबके आंकड़े देखकर वो कहता है कि समस्या ये है कि उसे अपना दाया और बाया हाथ नहीं मिला। लेकिन बगल में देखकर वो ऑब्रिन पर ध्यान देता है और बूदा मुस्कुराता है। फिर भी फैसला करने से पहले जैरेड यूकलेज सोचता है कि उसे आराम से करना चाहिए, क्योंकि उसके पास माइंस आए हैं। एक महीने बाद एक घर में कोई चिल्लाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। एक गरीब किसान कहता है कि अगर वो उसका पैसा लेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। उससे माफी मांगता है, लेकिन डाकू गरीब किसान को चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसने स्ट्रीट टैक्स नहीं दिया था जब मांगा गया था। डाकू समूह में से एक कहता है कि हाल में ग्रागास को टैक्स लेते नहीं देखा। पूछता है कि क्या वो छुट्टी पर गया। वो सफेद बालों वाले डाकू को कहता है कि पैसा खर्च न करे, भले ग्रागास लेने ना आए। अचानक दरवाजे पर खटखटाहट होती है, जैसे कोई पुकार रहा हो, और डाकू सरदार अपने अधीनस्थ से कहता है कि जाकर देखे क्या है। एक गंजा आदमी दरवाजे पर जाता है, उसे थोड़ा खोलता है और पूछता है कि कौन है। सामने हमारा नायक जैरेड यूकलेज हेलो कहता है। गंजा आदमी लड़के को पिगलेट कहता है, लेकिन उसे समझ आने से पहले एक घूंसा उसके जबड़े पर लगता है। कुछ दांत उड़ जाते हैं। घूंसे से डाकू घर के पार फेंका जाता है। समूह के बाकी लोग अचानक स्थिति से हैरान है। राकीस बहुत गुस्से में है, पूछता है कि ऐसा डाकू अपने लॉर्ड का अपमान कैसे कर सकता है। क्या लड़का मरना चाहता है? जैरेड यूकलेज स्थिति शांत करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे अपमान से फर्क नहीं पड़ता और ठीक है, लेकिन ये लोग नागरिकों और व्यापारियों से गैरकानूनी टैक्स वसूल रहे हैं। गंभीर चेहरा बनाकर लॉर्ड राकीस को सभी डाकुओं को पकड़ने का आदेश देता है, किसी को भागने न दे। बेहद संतुष्ट चेहरे के साथ सैनिक अपनी उंगलियां चटकाता है, कहता है कि वो अपने लॉर्ड के आदेश का बड़े आनंद से पालन करेगा। वो कहता है कि ये नए सुरक्षा प्रमुख द्वारा तेज न्याय होगा। डाकू ये सुनकर अविश्वास में है, समझते हैं कि ग्रागास हार गया। डाकुओं को सबक सिखाने के बाद उस जगह के पीछे डाकू सरदार सामान का थैला लेकर चुपके से निकलता है, लेकिन पीछे से जैरेड यूकलेज दरवाजा खोलता है, पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। वो चौंक जाता है, थैला हवा में फेंकता है, सारा पैसा छोड़कर बर्फ में भागने की कोशिश करता है। लेकिन जैरेड यूकलेज जल्दी से मैजिक मिसाइल क्षमता इस्तेमाल करता है, उसे कई बार मारता है। सारी स्थिति के बाद नागरिकों का समूह लॉर्ड और राकीस की सेवाओं के लिए शुक्रिया अदा करता है। सैनिकों का समूह जंजीरों में बंधे डाकुओं को जेल ले जाता है। नागरिक राहत महसूस करते हैं, सोचते हैं कि इन बदमाशों को कब सजा मिलेगी। राकीस भाषण शुरू करता है, किया कि सभी लोगों को बताता है कि लॉर्ड ने अपनी पिछली गलतियां मानी और घोषणा की कि अब से वो पूरी ताकत से नागरिकों की देखभाल करेगा। वो कहता है कि इन अपराधियों से छुटकारा पहला कदम था। डाकू सरदार सोचता है कि उसे यकीन नहीं कि ग्रागास पकड़ा गया। राकीस भाषण जारी रखता है और हम देखते हैं कि किसानों को लॉर्ड से माफी और दया के रूप में खाना मिल रहा है। यहां तक कि बाढ़ वहां बैठा सबको खुश कर रहा है। राकीस भाषण खत्म करता है, सबको अपने पूरे जीवन लॉर्ड के प्रति आभारी रहने को कहता है। इसके बाद जैरेड यूकलेज और उसका साथी
शहर में घोड़े पर सवार है। नागरिकों की तालियों से स्वागत होता है। हवेली में काउंसिल मीटिंग रूम में वापस लौटते हैं। यह बताया जाता है कि नागरिकों ने क्षेत्र और लॉर्ड को सकारात्मक नजर से देखना शुरू कर दिया। राकीस जोड़ता है कि लॉर्ड का समर्थन करने वाले लोग सामने आने लगे तो उसकी योजना सफल रही। जैरेड यूकलेज कहता है कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। हमारा नायक पूछता है कि क्या राकीस अपनी नई जिम्मेदारी और अधीनस्थों के साथ ठीक है। वो तुरंत जवाब देता है कि वो ठीक है और खुश है कि लॉर्ड ने उसे इस पद पर चुना। लड़का कहता है कि अगर उसका सैनिक संतुष्ट है तो वो भी है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो अब से सार्वजनिक व्यवस्था अच्छे से संभाल सकता है। मीटिंग शुरू होती है और बताया जाता है कि क्षेत्र के अपराधियों को सजा देने के 1 महीने बाद सार्वजनिक व्यवस्था और भावना में साफ सुधार हुआ। जैरेड यूकलेज बताता है कि राकीस ने कई कुशल सैनिकों को भर्ती किया और किया के जागीरदार लॉर्ड के नाम पर एकजुट किया, और यह सब माइंस आई की वजह से हुआ। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां इजाबेला अभी भी जैरेड यूकलेज को तंग कर रही है। ऑब्रिन कहता है कि नई खेती विधि से फसलें बद रही है, लेकिन साल का आधा हिस्सा सर्दी है और अन्य कारणों से परिणाम अभी अनुकूल नहीं है। एला, एक और जागीरदार, कहती है कि वे मना स्टोन्स को क्षेत्र के खास उत्पाद के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मनचाहा नतीजा पाने में वक्त लगेगा। जैरेड यूकलेज ये सब सुनकर सोचता है कि माइंस आई प्रतिभाशाली लोगों को पहचानने के अलावा ज्यादा उपयोगी नहीं है और उसे अब से और मेहनत करनी होगी। लड़का अपने पेट को हल्के से थपथपाता है। राकीस इसे देखता है, कहता है कि उसने ये कई बार देखा, क्योंकि ये तरीका बहुत प्रभावी लगता है। हमारा नायक कहता है कि यह वजन कम करने का लोकप्रिय तरीका है जो उसने दूसरे क्षेत्र में सीखा। सुरक्षा प्रमुख गर्व से कहता है कि जैसे जैसे लॉर्ड का वजन कम होता है वो और जागीरदार जैसा दिखता है। लेकिन जैरेड यूकलेज सोचता है कि सचमुच ये तरीका डाइटिंग के लिए नहीं है, बल्कि अपनी मना क्षमता अनुचित ढंग से बढ़ाने की चाल है। वो बताता है कि दोनों हाथों से मना निकालकर उसे शरीर के पास छोड़कर फिर सोख लेने से मना बढ़ती है। हालांकि ये पैराडाइसों का आधिकारिक बग नहीं है, फिर भी ये एक तरह का बग है। 1 महीने तक ऐसा करने से नतीजे ऐसे मिलते हैं जैसे वो 12 बार लेवल अप कर गया हो। अपने हाथ में जादू देखकर जैरेड यूकलेज सोचता है कि इससे वो 4थी श्रेणी का जादू 1-2 बार और इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन एक युवा सैनिक जैरेड यूकलेज की ओर दौड़ता है, बताता है कि लॉर्ड के लिए एक संदेश है। हताश सैनिक कहता है कि लॉर्ड ने जो खोज दल भेजा था उसने कोयला खदान में डाकुओं का शिविर पाया, साथ ही वहां गुलाम मिले, जो हमारे नायक का ध्यान खींचता है और उसे गुस्सा दिलाता है। 1 साल पहले की यादें उभरती है। 2 तलवारें आपस में टकराती दिखती है। 2 आदमी, एक लाल बालों वाला और दूसरा सफेद बालों वाला, तलवार और ढाल से लड़ रहे हैं। दूर से एक नाजुक दिखने वाला व्यक्ति लड़ाई देख रहा है, जो देखकर उत्साहित है। युवा लड़की सोचती है कि ये दोनों तलवारबाजी में बहुत कुशल है। फिर 2 लोग उसके पास आते हैं, पूछते हैं कि क्या वो ज्यादा देर से देख रही है। कहते हैं कि ऐसा जारी रखने से वो मुसीबत में पड़ेगी, लेकिन लड़की मुस्कुराती है, उन्हें भाई बहन कहती है। वे कहते हैं कि डायरेक्टर उसे डांटेगा अगर वो इधर उधर भटकती पकड़ी गई। एक बैरल उठाते हुए लेना कहती है कि ठीक है, क्योंकि वो अपने दोस्तों से तेज और बहुत ताकतवर है। अपने भाई बहन से बात करते हुए एक खूबसूरत तितली बैरल पर बैठती है। लेना की बहन कहती है कि उसे यकीन नहीं कि लड़की 14 साल की हो गई, लेकिन एक पूछता है कि क्या वो सचमुच कुलीन हवेली में नौकरानी बनेगी। लेना हाँ कहती है, दावा करती है कि ये अच्छी जगह होगी, क्योंकि डायरेक्टर उसकी खास देखभाल करता है, हालांकि वो अनाथ है। उसकी बहन कहती है कि ये अफसोसजनक है, क्योंकि वो उसे अपनी भाड़े की टुकड़ी में लाना चाहती थी। लड़की चुप रहती है। वो अपने भाई बहन को पुकारती है, जो उसका रवैया अजीब मानते हैं और पूछते हैं कि वो क्या चाहती है। शर्माते हुए लड़की कहती है कि शायद अभी नहीं, लेकिन सोचती है कि क्या वो मेहनत करे तो महान तलवारबाज बन सकती है। वो कहती है कि वो नौकरानी से ज्यादा तलवारबाज बनना पसंद करेगी, लेकिन अभी ये संभव नहीं। नीली दाढ़ी वाला लड़का हंसता है। लेना से पूछता है कि क्या उसे पता है कि भाड़े की टुकड़ियों में महिलाएं कम क्यों हैं। तलवार निकालते ही हवा का तेज झोंका निकलता है, धूल उड़ाता है। गंभीरता से वो बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया इतनी खतरनाक है कि इसे साधारण सोच से नहीं झेला जा सकता। वो कहता है कि ज्यादातर लड़कियां कठोर हकीकत देखकर हार मान लेती हैं या मर जाती है, हालांकि ये पुरुषों पर भी लागू है। लड़का अपने दस्ताने उतारता है। युवक बताता है कि लिंग मायने नहीं रखता, जरूरत है हौसले, इच्छा शक्ति, प्रतिभा और मेहनत की। वो कहता है कि वो उन दोनों से ज्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए वो सफल होगी। लेना की बहन उसे कहती है कि अगर उसके पास जाने की कोई जगह न हो तो वो उनके पास आए, क्योंकि वो अपनी नेता की सत्ता से उसे काम पर रखेगी। लड़की बहुत खुश होती है, शर्मिंदगी से मुस्कुराती है, अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है। लेकिन जिंदगी कठिन है और भविष्य में उसी मुस्कुराती लड़की को एक अंधेरे तहखाने में बैठे देखते हैं, जंजीरों में बंधी, अपने भाई बहन का नाम पुकारते हुए। लड़की पूरी तरह निराश है और बस जोर से चीख सकती है। लेना की यादों में पादरी उसका नाम पुकारता है, 2 बच्चों का हाथ पकड़े हुए। किया का आदमी कहता है कि लड़की भगवान का भेजा फरिश्ता है, इसलिए वो उससे अनाथालय के लिए मेहनत करने को कहता है। मुस्कुराते हुए लड़की कहती है कि वो करेगी। वर्तमान में जहां वो गुलाम है, एक डरावने चेहरे वाला डाकू पूछता है कि क्या उसे पता है कि डायरेक्टर ने उसे बेचा। गुस्से में लेना जवाब देती है कि यह असंभव है, क्योंकि वो उसे कुलीन घर में नौकरानी बनाने वाला था। वहां के सारे डाकू हंसते हैं, शराब पीते हुए। एक कहता है कि वो नौकरानी नहीं, गुलाम थी,
उसे बेवकूफ कहता है। एक डाकू के हाथ में चाबुक है, कहता है कि गुलाम हो या अनाथ फर्क नहीं पड़ता, अब उसे आज्ञाकारी होना होगा। वो लेना की पीठ पर चाबुक मारता है और वो दर्द से कराहती है। वो तथ्यों से इनकार करती रहती है, खुद से कहती है कि डायरेक्टर ऐसा नहीं था। दूसरों बच्चों के साथ एक कोठरी में लड़की कहती है कि उसे गुलाम व्यापारियों को बेचे 1 महीना हो गया, ज्यादातर वक्त कोठरी में बंद रही। एक लाल बालों वाली लड़की लेना को देखती है, पूछती है कि क्या वो मुर से है। वो जोड़ती है कि अगर वो वहां से है तो शुरू से गुलाम बनना उसकी किस्मत थी। लेना पूछती है कि वो क्या कह रही है। लड़की बताती है कि मुर के ज्यादातर अनाथ गुलाम बनाकर बेचे जाते हैं, वहां का लॉर्ड ऐसा आदेश देता है। अनाथालय का डायरेक्टर भी उनके साथ है, तो लड़की को हार मान लेनी चाहिए। लेकिन लेना गुस्से में कहती है कि वो हार नहीं मानेगी और किसी भी हाल में यहां से भागेगी। लाल बालों वाली लड़की उसे मूर्ख कहती है। गोरी लड़की पूछती है कि क्या वो ये जगह छोड़ना नहीं चाहती। हैरानी से लड़की जवाब देती है कि उसने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। अपना परिचय मैनी के रूप में देती है, कहती है कि वे दोनों इस नर्क में मरने तक अच्छे से रहेंगी। लेना इसे सुनकर थोड़ा असहज होती है, कहती है कि मैनी का बोलने का तरीका बहुत हतोत्साहित करने वाला है। लड़की जवाब देती है कि वो बस हकीकत स्वीकार कर रही है। गोरी बताती है कि एक और महीना बीत गया और मैनी और वो जल्दी करीब आ गई। एक कोठरी को देखते हुए लेना ने बताया कि उस जगह पर ज्यादा युवा गुलाम नहीं थे और बाकी गुलाम बेजान गोरियों जैसे थे। लड़की ने सोचा कि इन गुलामों की हालत चाहे जो हो, वे आसानी से बिक जाते थे। उसने सोचा कि उसे नहीं पता कि वो भाग्यशाली है या नहीं, लेकिन 14 साल की उम्र के गुलाम जैसे वो 15 साल तक सुरक्षित रहते थे। उसने मन में ठाना कि वो हार नहीं मानेगी। आधा साल बीत गया और अब लेना कठिन शारीरिक श्रम की आदी हो गई थी। किया एक भयानक क्षेत्र बन गया जैसा मुर था। लड़की ने बताया कि मैनी ने उसे दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया, हम दोनों को साथ देखते हैं। मैनी उसे किया में हुए हालात बताती है। लेना ने कहा कि जब उसने मैनी से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता, तो वो हमेशा कहती थी कि उसने एक डाकू से सुना, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति अच्छी है। खाने का बर्तन हिलाते हुए मैनी ने कहा कि किया में ज्यादा भाड़े के सैनिक नहीं है, तो लेना के भाई बहन वहां नहीं होंगे। लड़की ने जानकारी के लिए शुक्रिया कहा। अपनी जंजीरों को देखते हुए उसने दृढ़ नजरों से सोचा कि वो किसी भी हाल में हार नहीं मानेगी। ये जानते हुए कि खाना डाकुओं के लिए था, मैनी ने उसमें थूक दिया और लेना से कहा कि वो अब तक की सबसे जिद्दी गुलाम है। किसी कारण से लड़की शर्मिंदा हुई, नजर हटाकर कहा कि उसे ये बात भी पसंद है। सर्दी आई, बर्फ ने खदान के प्रवेश को ढक दिया जहां मैनी और लेना थी। अपनी दोस्त को बीमार पड़े देखकर लड़की ने कहा कि 1 साल बीत गया, अब वे दोनों 15 साल की है। लाल बालों वाली लड़की बस खा सकती थी और तेज बुखार से पसीना बहा रही थी। लेना ने उसका नाम पुकारा। गोरी ने सोचा कि उसकी दोस्त जल रही है, अगर वो ठीक न हुई तो मुश्किल होगी, उसे कुछ करना होगा। एक डाकू मेज पर पैर रखकर शराब पी रहा था, कहता था कि ग्रागास हमेशा दावा करता था कि डाकुओं को उस पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन एक सुअर ने उसे पकड़ लिया जिससे वो गुलाम नहीं बेच सका और इस अंडरग्राउंड गुफा में छिपना पड़ा। अचानक लेना ने उसका नाम पुकारा, कहा कि उसकी दोस्त को बुखार है और एक कटोरी गर्म सूप देने को कहा। लड़की घुटनों पर बैठी, कहा कि वो अब विरोध नहीं करेगी और डाकू जो चाहे वो करेगी, बस एक कटोरी सूप के बदले। डाकू को यह बहुत रोचक लगा। थोड़ी देर बाद मैनी एक कटोरी सूप को देख रही थी। लेना बार बार कहती रही कि वो इसे ठंडा होने से पहले खाए, वरना उसे बुरा लगेगा। डाकू पीछे आया, लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए। डाकू ने कहा कि मैनी को अकेले खाना चाहिए और लेना को याद रखना चाहिए कि वो जो मांगेगा वो करेगी। मैनी हताश थी अपनी दोस्त के किए को देखकर, लेकिन गोरी लड़की को देखा तो उसने कहा कि ठीक है। डाकू ने लेना का चेहरा पकड़ा, उसे उकसाते हुए कहा कि बीमार बच्ची को चुपचाप आराम करना चाहिए, लेकिन उसे समझ आने से पहले गर्म सूप का कटोरा उसके चेहरे पर उड़ा। उसे लगते ही वो गुस्से में चिल्लाया कि जल रहा है। मौके का फायदा उठाकर मैनी ने दोस्त का हाथ पकड़ा, जल्दी जल्दी भागने को कहा। लाल बालों वाली लड़की ने दोस्त को डांटा कि सिर्फ सूप के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैनी ने जोर दिया कि उसे परवाह नहीं अगर बाकी गुलाम ऐसा करें, लेकिन उसकी दोस्त को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने कहा था कि वो गुलाम नहीं है। लड़की अपनी बात जारी रखने वाली थी, लेकिन उन्हें पता चला कि डाकू ने उन्हें पकड़ लिया। उसने लेना को खींचा और जैसे ही हमला करने वाला था, उसकी दोस्त बीच में आई, वार झेल लिया। बस मैनी जमीन पर गिरी, खून उड़ता दिखा। लेना ये देख गुस्से में मुड़ी, डाकू को घूंसा मारा, उसे छोड़ने पर मजबूर किया। लड़की अपनी दोस्त के पास घुटनों पर बैठी जो इस दुनिया से जा रही थी और फूट फूट कर रोई। लेना ने दोस्त को बेवकूफ कहा, पूछा कि उसकी जगह चाकू क्यों खाया। मैनी ने कहा कि उसकी जिंदगी एक गड्ढे जैसी थी। वो डाकुओं में बड़ी हुई, लूट और हत्या देखने की आदी थी, लेकिन उसकी जैसी अनाथ के पास इतना बड़ा सपना था। पहले उसे यह हास्यास्पद लगा, लेकिन अब आखिरी पलों में उसने माना कि वो अपनी दोस्त से जलती थी, इसलिए हर कीमत पर उसकी रक्षा करेगी। ताकत खत्म होते हुए मैनी ने विदाई में कहा कि वो कभी हार न माने और बेहतर जगह जाए। लेना ने कहा कि उसने अभी हार नहीं मानी, चाहे कुछ हो वो इस नर्क से निकलेगी। उसे नहीं पता था कि पीछे डाकू उठ रहा था, हमले को तैयार। गोरी लड़की ने ठाना कि अगर सबको मारना पड़े तो भी वो ऐसा करेगी। डाकू को गहरे नफरत से देखते हुए वो गुस्सा हुआ कि एक गुलाम उसकी ओर ऐसे देखने की हिम्मत कैसे करे। उसने कहा कि उसका चेहरा लेना की दोस्त ने जलाया, इसलिए वो उसे तुरंत खत्म करेगा। लेकिन बगल से एक आवाज आई कि क्या उसकी आंख का छोटा घाव जलन कहलाता है।
डाकू चौंका, बगल में देखा। उसे बस एक विशाल शक्तिशाली लौ अपनी ओर आती दिखी। हमारा नायक उस तरह के व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्से में था। कहता है कि अब ये जलन जैसा लगता है। बर्फ के बीच में राकीस जैरेड यूकलेट से कह रहा था कि उसे यकीन नहीं कि डाकुओं ने वाकई आलमी भूमिगत खदान को ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया, और सोचता है कि लॉर्ड को कैसे पता। लड़के ने कहा कि चूंकि ग्रागास, जो उनकी देखभाल करता था, चला गया, डाकू खुद को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि नाकारा लॉर्ड उनके मूर्खतापूर्ण कृत्यों को बिना सजा छोड़ देगा, और छिपने के लिए भूमिगत खदान से बेहतर जगह नहीं। राकीस, जो अपना हेलमेट पहन रहा था, ने कहा कि उसके लॉर्ड की अंतर्ज्ञान बहुत अच्छी है, लेकिन जैरेड यूकलेट्स ने जवाब दिया कि वह उसे बढ़ा चढ़ाकर देखता है। पीछे मुड़कर लॉर्ड ने सारे सैनिकों को अपने आदेश सुनने को कहा। लड़के ने भाषण शुरू किया। कहा कि वे यहां कुख्यात डाकुओं को खत्म करने आए हैं, जिन्होंने उनके लोगों को गुलाम बनाने के लिए अगवा किया। इसलिए वे सभी अगवा किए गए लोगों को बचाएंगे और डाकुओं को सच्चा न्याय दिखाएंगे, बिना रहम के सजा देंगे। सभी सैनिकों की आंखों में देखकर उसने उनसे इन अपराधियों को बिना निशान छोड़े मारने को कहा। फिर लड़के ने तलवार उठाई, अपने सैनिकों को किया कि शान के लिए लड़ाई में जाने का आदेश दिया। सेना कोयला खदान में दौड़ी। अंदर डाकुओं पर हमला शुरू हुआ। वे घबराए, सबको वहां इकट्ठा होने को कहा। एक ने कहा कि उन्हें अपने नेता को तुरंत बताना होगा, लेकिन उसे पीठ में तलवार लगी। खून की प्यासी नजरों से राकीस ने कहा कि कोई डाकू यहां से नहीं भागेगा, क्योंकि वो सारे दुश्मनों को हरा देगा। फिर बड़ी आसानी और कुशलता से सुरक्षा प्रमुख ने 3 डाकुओं पर हमला किया, उन्हें बेहोश कर दिया। पूरे स्थान में युद्ध फैल गया। योद्धा और डाकू आपस में भिड़े। खदान के गहराई में हमारा नायक एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। राकीस के साथ टिप्पणी करता है कि शायद खदान के लिए सामान्य है, लेकिन कई रास्ते हैं। जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि दुश्मन की क्षमता बस एक हथियारबंद आम आदमी की है, और उसने सैनिकों को हर सुरंग में फैलकर खोजने का आदेश दिया। यह थोड़ा पहले की बात थी। अब हम उस पल पर लौटते हैं जब लेना पर हमला करने वाला डाकू हमारे गसेल नायक की लपटों से जल गया। लेना की ओर चलते हुए लड़के ने सोचा कि हालांकि उसने गेम में गुलाम व्यापारियों को अक्सर देखा, उन्हें अब सामने देखना घिनौना है। लॉर्ड छोटी लड़की के पास घुटनों पर बैठा। पूछा कि क्या वो ठीक है और क्या हुआ। लड़की ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बचाने की कोशिश में मर गई, और लेना और दुखी हो गई, जिसने जैरेड यूकलेट्स के गुस्से को और भड़का दिया। मैनी के शरीर को देखकर उसने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, और अपनी सबसे ताकतवर रिकवरी मैजिक से भी वो लड़की को नहीं बचा सकता। मोटा लड़का लेना को गले लगाता है, माफी मांगता है कि वह दोनों को बचाने में देर कर गया। जैरेड यूकलेट्स ने लेना को देखा, नोटिस किया कि उसका शरीर बहुत पतला है और हाथ पेड़ की छाल जैसे खुरदरे हैं, जो दिखाता है कि उसने कठिन श्रम से बहुत कष्ट झेला। डाकू सरदार चैड वहां पहुंचा, चिल्लाया कि यहां क्या हो रहा है। जैरेड यूकलेट्स को देखकर चैड ने पूछा। उसे पहचानते हुए महसूस किया कि वो कोई खास नहीं, बस सुअर जैसा लॉर्ड है, और नशे में होने के संकेत दिखाए। डाकू ने अपने लॉर्ड से कहा कि उसे अपनी हवेली में मोटा होते रहना चाहिए था। यह भी पूछा कि वो उसके कार्यस्थल पर क्या कर रहा है। जैरेड यूकलेट्स गुस्से में बोला कि लगता है डाकू की जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि चैड अपने लॉर्ड का मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वो उसे खुद मार डालेगा। चैड गुस्से में आया, कहा कि वो ऐसे सुअर के हाथों नहीं मरेगा, और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जादू बुलाने लगा। दोनों जादूगर आमने सामने हुए। डाकू ने तेजी से अपनी लाइटनिंग मैजिक छोड़ी। असाधारण गति से जैरेड यूकलेट्स ने एक्सेलरेशन जादू से इसे चकमा दे दिया। नशे में डाकू घबराया, पूछा कि एक जादूगर ऐसा जादू इतने कुशलता से कैसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसे समझ आने से पहले हमारा नायक उसके चारों ओर दौड़ने लगा। धूल का चक्रवात बनाकर चैड को उसकी हरकतें पढ़ने से रोका। चैड ने सोचा कि यह जादू शरीर को तेज करता है, लेकिन इसे नियंत्रित करना मुश्किल होने से आसानी से टूट जाता है, जिससे जैरेड यूकलेट्स को दिशा बदलना कठिन हो। उसे बस आसपास सब कुछ एक साथ नष्ट करना था। उसने अपने हाथों में ताकतवर बिजली का जादू बुलाना शुरू किया, लेकिन उसे पता चलने से पहले उसके ठोड़ी पर वार पड़ा। फिर कई हमलों ने उसे लत्ता गुड़िया की तरह मरोड़ दिया। जादू खत्म करने के बाद जैरेड यूकलेट्स ने शिकायत की कि नशे में डाकू ने ऐसा ताकतवर जादू इस्तेमाल कर खुद को असहाय छोड़ दिया। उसे जमीन पर गिरते देख उसने कहा कि वो इतना कमजोर है कि उसका गुस्सा ठंडा हो गया, इसलिए उसने उसे इस दुनिया से गायब होने को कहा और मार डाला। मिशन पूरा करने के बाद लॉर्ड को वफादारी अंक मिले, और किया क्षेत्र का स्वर्ण युग नजदीक आ रहा था। जैरेड यूकलेट्स ने सोचा कि चैड की मौत से दिमाग की समस्या हल हो गई। सभी अपहरणकर्ता और हत्यारे मारे गए, ताकि वे अपने गंदे हाथों से लैम्प को और न बिगाड़े। मुख्य बात यह थी कि पकड़े गए गुलामों को गणराज्य के सैनिक ने उनके प्रियजनों तक पहुंचाया। गाड़ी में लेना ने लॉर्ड से पूछा कि क्या वह सचमुच उसे अपने क्षेत्र में ले जाना चाहता है। जैरेड यूकलेट्स ने बताया कि अगर लड़की मुड़ लौटी तो उसे डर है कि अनाथालय का डायरेक्टर उसे फिर बेच देगा, इसलिए ये सबसे अच्छा है। उसने कहा कि वह प्रतिभाशाली युवाओं को अपने साथ काम करने के लिए ढूंढ रहा है, और आभारी होगा अगर लड़की किया क्षेत्र में आए। जैरेड यूकलेट्स ने गारंटी दी कि युवा लड़की को महान तलवारबाज बनने का प्रशिक्षण मिलेगा। लेना बहुत खुश हुई, अपने लॉर्ड को शुक्रिया कहा। उत्साह से हाथ उठाकर उसने कहा कि वो निश्चित रूप से ऐसी तलवारबाज बनेगी जो जैरेड यूकलेट्स की उम्मीदों पर खरी उतरे। लड़का मुस्कुराया, कहा कि ये अच्छा है। किसी कारण वो थोड़ी देर चुप रहा, कुछ सोचते हुए, और मन में ठाना कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लेना को यही मिलेगी। लेना को ग्रेट वॉर ऑफ स्टैलियन में डीमन किंग्स आर्मी की अगुआ बनना था। जब खिलाड़ी उस पर हमला करते
वो मुस्कुराती हुई अडिग रहती, अपनी सबसे मजबूत टैंक की उपाधि लेना दी फोर्ट्रेस को साबित करते हुए। उसने डीमन किंग्स आर्मी की आखिरी रक्षा पंक्ति का नेतृत्व किया और उसकी रक्षा वाला कोई किला तोड़ना असंभव था, चाहे कितनी कोशिश हो। लड़की को ठीक करते हुए उसने सोचा कि यह सबसे अच्छा है। इससे लेना डीमन किंग के हाथों में पड़कर अंधेरे पक्ष में नहीं जाएगी। लड़के ने ठाना कि वो युवा लड़की को आने वाली ग्रेट वॉर के लिए तैयार करेगा और उसे अपने क्षेत्र की उभरती सितारा बनाएगा, न कि डीमन किंग की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसका पड़ोसी मुर था, क्योंकि वहां का लॉर्ड गैरकानूनी गुलाम व्यापार और अन्य अपराधों को अनुमति देता था, जिससे उसका क्षेत्र प्रभावित हो सकता था। मुर में एक हवेली में कोई पूछ रहा था कि वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। एक गंजा आदमी प्रभावशाली ढंग से बोला कि उसे हाल में किया की तारीफ वाली कई कहानियां सुनाई दी और वो इससे परेशान हो रहा था। एक आदमी उसके बगल में सिगार पी रहा था। मुर का लॉर्ड ने फू से पूछा कि वो क्या सोचता है, क्योंकि वो ग्रागास का दोस्त था। काले सफेद बालों वाला FUM मुस्कुराया, पूरी निश्चितता से कहा कि वो अपने दोस्त का बदला अपने हाथों से लेगा और उस जगह को साफ करेगा। एक तारों भरी रात में चांदनी ने किया क्षेत्र के कई घरों को रोशन किया। क्षेत्र के पहरेदार शहर में गश्त कर रहे थे। ये नहीं पता कि उनके ऊपर कोई घरों के ऊपर से कूद रहा था। कुछ शरारती करने की सोच में वो व्यक्ति एक खास घर के सामने रुका, जिसमें एक बोरी थी जिसमें कुछ था। जल्दी से एक तंग गलियारे में उसने बोरी फेंकी जिसमें अज्ञात चीज थी, और फिर बस देखता रहा। उस आदमी के हल्के बाल और मुंह पर मास्क था। वो बोरी को सही जगह पर उतरते देख रहा था। अगली सुबह हमारा नायक जैरेड यूकलेट्स पसीने से तर और थका हुआ दौड़ रहा था। उसके बगल में लेना दृढ़ नजरों से दौड़ रही थी। उनके प्रशिक्षक ने कहा कि यह आखिरी चक्कर है। लेना आसानी से दौड़ रही थी, लेकिन जैरेड यूकलेट्स बहुत थका हुआ लग रहा था। लगभग बेहोश होते हुए जैरेड यूकलेट्स ने पूछा कि क्या लेना को हर सुबह दौड़ना पसंद है। लड़की ने कहा कि हाँ, क्योंकि खदान में हमेशा ठंड रहती थी। लॉर्ड उसके पास आया, कहा कि वे अपनी सहन शक्ति का प्रशिक्षण जारी रखेंगे और जल्द ही लड़की के लिए एक शिक्षक चुनेंगे। लड़की ने शुक्रिया कहा। अपनी हवेली में लॉर्ड जड़ी बूटियों का खाना खा रहा था। तभी उसे खबर मिली कि ऑब्रिन और एला का एक पत्र आया। पत्र देने वाली हैज ने कहा कि यह सुबह आया। जैरेड यूकलेट्स ने जानकारी पढ़ी और विश्लेषण किया। कहा कि सब ठीक चल रहा है। लेना ने सुना और कहा कि वो भी जानना चाहती है कि क्या लिखा है। लड़के ने बताया कि संक्षेप में एला ने लत्रल्ला नाम का पौधा उगाया, जिससे वे अपना कुछ खाना बना सके। वही एला ने मॉन्स्टर हंटर्स को क्षेत्र में आकर्षित किया और उनके मिले मना स्टोन्स बेचना शुरू कर दिया। लेना ने कहा कि उसकी दोस्त कहती थी कि किया बर्बाद हो रहा है, लेकिन अब वहां होने पर उसे जगह शानदार लगती है। जैरेड यूकलेट्स ने जवाब दिया कि वे अभी सुधार शुरू कर रहे हैं, जल्द ही पूरा महाद्वीप किया को जानेगा। अचानक राकीस उसके पास आया, कुछ ध्यान देने को कहा। मोटा लड़का पूछता है कि क्या समस्या है। सैनिक ने बताया कि एक जरूरी रिपोर्ट है। दोनों दूसरी जगह गए। जैरेड यूकलेट्स ने पूछा कि क्या यह सुबह मिला। राकीस ने हाँ कहा और यह दूसरी जगहों पर भी पाया गया। जैरेड यूकलेट्स गुस्से में सोचता है कि कौन उसके क्षेत्र में राक्षस फेंक रहा है। मरे हुए जानवर के शरीर को देखकर राकीस ने कहा कि उसे शर्मिंदगी है, उसे सार्वजनिक व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। लॉर्ड शव के पास गया, कहा कि यह युवक की गलती नहीं, सौभाग्य से कोई नागरिक नहीं मरा। चूंकि उनकी दीवारें नहीं है, वे घुसपैठियों के लिए कमजोर है। जैरेड यूकलेट्स ने सोचा कि चूंकि नागरिकों की संतुष्टि का स्तर बहुत अच्छा है, अपराधी कोई बाहरी है, लेकिन सोचा कि डाकू को इससे क्या फायदा होगा। उनके पीछे एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी, किसी को पुकारते हुए। युवक से अपनी मां को बचाने की मदद मांगी। राकीस और जैरेड यूकलेट्स ने ध्यान दिया। लड़की ने कहा कि अगर कोई उसे पैसे के लिए बेचना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो बस युवक से अपनी मां को बचाने को कह रही है। व्यापारी ने कहा कि लड़की जो भी दे, उसके पास दवा नहीं है, उसे तंग न करने को कहा, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। जैरेड यूकलेट्स उनके पास गया, लड़की से उसका नाम पूछा, जिसने व्यापारी का भी ध्यान खींचा। शहर के केंद्र में सब लॉर्ड का सम्मान करते थे। जैरेड यूकलेट्स ने लड़की से पूछा कि वो कौन सी औषधि ढूंढ रही है। रोते हुए लड़की ने कहा कि उसका नाम मिया है और उसकी मां को रेल्स डिजीज है। यह सुनकर जैरेड यूकलेट्स बहुत हैरान हुआ, जैसे उसे कुछ पता हो। लड़की ने बताया कि अपनी मां को ठीक करने के लिए उसे एक जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन व्यापारी ने बेचने से मना कर दिया। व्यापारी घुटनों पर बैठा माफी मांगते हुए कहा कि वो निर्दोष है, क्योंकि रेल्स डिजीज को ठीक करना लगभग असंभव है और वो कुछ नहीं कर सकता। जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि उसे पता है, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ एक पॉन्टिफ के आशीर्वाद या अथेमा एम्पायर की बहुत ताकतवर औषधि से ठीक हो सकती है। लड़के ने सोचा कि यह बीमारी ट्यूबरकुलोसिस जैसी है। इसका नाम रेला क्षेत्र से आया, जहां कई डंजियंस और राक्षस है। लॉर्ड मिया के पास घुटनों पर बैठा उससे पूछा कि उसकी मां कहाँ है। मुस्कुराते हुए लड़के ने पूरी निश्चितता से कहा कि वो मिया की मां की बीमारी का इलाज जानता है। जल्द ही वे एक जर्जर और टूटा हुआ घर देखते हैं। मिया ने कहा कि यही उसका घर है। सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़की ने बताया कि उसकी मां दूसरी मंजिल पर है। हमारा नायक सोचता है कि घर पुराना है, क्या सीढ़ियां उसका वजन संभाल पाएंगी। तेजी से चढ़कर मिया उस कमरे में दौड़ी जहां उसकी मां थी। उसे बार बार पुकारा। लड़की अपनी मां के पास गई, पूछा कि क्या वो ठीक है। कहा कि वो मदद के लिए किसी को लाई है, लेकिन महिला खुश नहीं थी, क्योंकि मिया पहले भी ऐसा कर चुकी थी। बीमार और थकी हुई महिला ने डॉक्टर से कहा कि वो इलाज का भुगतान नहीं कर सकती। अपनी बेटी के लिए माफी मांगी। महिला को देखकर जैरेड यूकलेट्स ने समझा कि उसके पास सिर्फ 7 महीने बचे हैं।
वो सचमुच मृत्यु के करीब है। उसने कहा कि कोई भुगतान नहीं चाहिए, बस महिला को उस पर भरोसा करना होगा। मिया मुस्कुराई, कहा कि वो डॉक्टर नहीं, शहर का लॉर्ड है, और उसने अपनी मां से कहा कि लॉर्ड उसे बचाने आया है। मैरी ने किसी कारण कहा कि उसने अपने लॉर्ड को लंबे समय से नहीं देखा। जैरेड यूकलेट्स ने पूछा कि क्या महिला उसे जानती है। खून खांसते हुए महिला ने कहा कि हाँ, क्योंकि 8 साल पहले लॉर्ड ने उसे हवेली में मुख्य रसोइया बनने के लिए बुलाया था। लड़के ने शर्मिंदगी से चेहरा ढका, कहा कि उस समय वो बहुत अपरिपक्व था और माफी मांगी अगर उसने उसे कोई नुकसान पहुंचाया। जैरेड यूकलेट्स बिस्तर पर लेटी महिला के पास गया। उसने कहा कि करीब ना आए, क्योंकि वह भी बीमारी से संक्रमित हो सकता है। मैरी ने मियां से गीला तौलिया लाने को कहा और लड़की तुरंत चली गई। जैरेड यूकलेट्स उसे जाते देख खिड़की के पास गया, उसे खोला, एक जानवर के शरीर को देखते हुए पूछा कि क्या महिला राक्षसों से निपटती थी। महिला ने कहा कि वो सही है, क्योंकि वह एक उच्च स्तरीय एक्सपेडिशन टीम में रसोइया थी जो शवों की बिक्री से निपटती थी। जैरेड यूकलेट्स ने बताया कि जो लोग बार बार राक्षसों के शवों के संपर्क में आते हैं उन्हें यह बीमारी आसानी से हो जाती है, लेकिन लक्षण तब दिखते हैं जब बीमारी बिगड़ती है। उसने कहा कि मैरी पहले ठीक थी, लेकिन उसके घर के पास मिले राक्षस के शव से उसकी हालत खराब हुई। महिला ने पूछा कि ऐसा कौन करेगा, तभी लेना और है जाए। कहा कि वे सारी औषधियां लाए हैं जो लड़के ने मांगी थी। जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि उसने पहले ही कहा था कि उस पर भरोसा रखें, वो मैरी के पास तब तक रहेगा जब तक उसकी हालत सुधर न जाए। रोते हुए भावुक महिला ने कहा कि वो इस कर्ज को कैसे चुकाएगी, लेकिन लॉर्ड ने जवाब दिया कि वे इसके बारे में ठीक होने के बाद सोचेंगे। जल्दी ही औषधि बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। उस घर की छत पर वही आदमी जो पहले शव छोड़ गया था सब देख रहा था। कहा कि लॉर्ड इस बीमारी का इलाज नहीं बना सकता, लेकिन पीछे राकीस तलवार निकालकर आया। कहा कि वो असहमत है, क्योंकि उसका लॉर्ड कभी असफल नहीं हुआ। उसने कहा कि जैसा लॉर्ड ने अनुमान लगाया, अपराधी अपराध स्थल पर लौटा। उसने पूछा कि क्या यही वो अपराधी है जिसने पूरे क्षेत्र में राक्षसों के शव फेंके, लेकिन डाकू हंसा, खतरनाक नजरों से पूछा कि युवक को इसके बारे में क्यों जानना है जब उसे जवाब पता होना चाहिए। घर के अंदर हमारा नायक कुछ फूलों के नाम बता रहा था, हैज के सामने औषधि तैयार करते हुए। हैज ने कहा कि ये 3 जड़ी बूटियां आसानी से मिल जाती है और उसे यकीन नहीं कि ये रेल्स डिजीज का इलाज कर सकती है। वैज्ञानिक उपकरणों से वे पौधों को उबालकर मियां की मां के लिए इलाज बना रहे थे। जैरेड यूकलेट्स ने सोचा कि जब उसने पहली बार पैराडाइसो खेला तो उसे होम पेज पर रेल्स डिजीज के इलाज की संरचना का फॉर्मूला मिला। उसके कारण क्योर जो 10 साल बाद लोगों के लिए जारी होना था वो अब बना सकता है। बीमार महिला ने अपने लॉर्ड का नाम पुकारा। लड़के ने कहा कि वह जो चाहे कह सकती है। मैरी ने पूछा कि उसके जैसा उच्च स्तरीय कुलीन एक आम इंसान की देखभाल के लिए इतना मेहनत क्यों कर रहा है। हमारे नायक ने कहा कि जिसने इस दर्द को झेला हो वो अच्छे से जानता है कि सिर ऊंचा रखना क्या होता है। महिला को यकीन नहीं हुआ। उसने लड़के से पूछा कि क्या वो पहले रेल्स डिजीज से संक्रमित था। अपने पिछले जीवन को याद करते हुए जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि नहीं, वो अपने परिवार के प्यार से स्वस्थ बड़ा हुआ। लड़के ने मैरी का हाथ पकड़ा, कहा कि उसकी मां ने सिर्फ प्यार ही नहीं दिया और दुर्भाग्य से कुछ हुआ। यह सब सच था। उसका परिवार गरीब था। उसकी मां विस्तृत जांच के लिए अस्पताल नहीं जा सकी। जब वे अस्पताल पहुंचे उसकी मां के हाथ बेकार हो चुके थे और वो कैंसर के आखिरी चरण में थी। उसे दुख से ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि उसके पास स्थिति ठीक करने की शक्ति नहीं थी जब तक बहुत देर न हो गई। हालांकि ये 15 साल पहले हुआ। जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि वो अभी भी खुद को दोष दे सकता है, अपनी मां को पिछले जीवन में स्ट्रेचर पर अस्पताल में याद करते हुए। लेकिन उसने औषधि की शीशी हिलाई, कहा कि वो यहां है क्योंकि वह मियां की भावनाओं को समझता है। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि लड़की वही दर्द झेले जो उसने झेला, और वो उसकी मां को खोने नहीं देगा। छतों पर राकीस डाकू का पीछा कर रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश में। सैनिक ने तेजी से अज्ञात आदमी पर वार किया, जिसने अपनी तलवार से आसानी से बचाव किया। उसने छोटे खंजर से सैनिक की तलवार को हटाया और तेजी से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की, लेकिन अपने लॉर्ड के सेवक के रूप में राकीस ने हमले को आसानी से चकमा दिया। अपनी विशाल तलवार से उसने डाकू को पीछे धकेला, उसे घेरने की कोशिश की। अज्ञात आदमी ने समझा कि सैनिक उसे ताकत से रोकना चाहता है, तो उसने कमजोर बिंदु पर निशाना साधा, राकीस के हमले को चकमा दिया जो उसे आधा काट सकता था। चोर ने कहा कि वो अब खत्म करेगा। राकीस पर झपटा और तेजी से उसे लात मारी। हैरानी से उस प्रहार के बावजूद राकीस बस बगल में हटा, फिर भी खड़ा रहा। डाकू ने समझा कि उसका वार उस आदमी को खरोंच भी नहीं पाया और उसे चकमा देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। राकीस ने पूछा कि क्या डाकू के पास बस इतना ही है। सैनिक ने तेजी से तलवार से नीचे की ओर वार किया, पूछा कि डाकू इतनी कमजोर काबिलियत से किया के खिलाफ कैसे जा सकता है। डाकू ने मुश्किल से अपने छोटे खंजर से बचाव किया, लेकिन बाद में हवा में उछल गया। हवा में उसने सैनिक को देखा, कहा कि वह जितना सोचा था उससे ताकतवर है, और जिन लोगों ने उसे काम पर रखा उन्होंने नहीं बताया कि गार्ड का प्रमुख इतना शक्तिशाली है। छत पर अपने प्रतिद्वंदी को देखते हुए उसने पूछा कि यह सैनिक अचानक इतना मजबूत कैसे हो गया। बताया गया कि राकीस व्यक्तिगत लड़ाई में इतना अच्छा था क्योंकि वो अपनी खास प्रवृत्ति, नैतिकता और न्याय के कारण मारक शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। राकीस अपनी सीमाओं को पार कर अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकता था जब वो बुरे लोगों से लड़ता था। डाकू फिर नीचे उतरा और निष्कर्ष निकला कि एक खलनायक के रूप में पहचाना गया व्यक्ति कभी राकीस से नहीं जीत सकता। सैनिक आगे बढ़ा, अज्ञात आदमी से चुपचाप आत्मसमर्पण करने को कहा,
क्योंकि वो ये लड़ाई कभी नहीं जीत सकता। ये सुनकर अज्ञात आदमी ने कहा कि ये हैरानी की बात है, क्योंकि उसने गार्ड के प्रमुख को मारने की योजना बनाई थी अगर वो पकड़ा गया, लेकिन अब उसने ये इरादा छोड़ दिया। उसने कहा कि वो अभी के लिए चला जाएगा। लेकिन सैनिक गुस्से में पूछा कि क्या चोर सोचता है कि वो ऐसे ही भाग जाएगा। लेकिन डाकू हंसा, खतरनाक नजरों से राकीस से धैर्य रखने को कहा, क्योंकि वे जल्द फिर मिलेंगे। उसने अपना मास्क नीचे किया, कहा कि वे अगली बार पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। उसके मुंह से एक अजीब धुंध निकली। सुरक्षा प्रमुख गुस्से में पूछा कि यह धुंध कहां से आई और अपने हाथों से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि डाकू बिना नजर आए गायब हो गया। 2 दिन बाद मियां घुटनों पर बैठी कुछ देख रही थी। जैरेड यूकलेट्स ने उसे देखने को कहा। हमारा नायक समझाने लगा कि वो जो देख रही है वो मना को सहयोगी तरीके से इकट्ठा करके किया गया, जो एक आसान विधि है। कई छोटी ऊर्जा गोलियां एकजुट होने लगी। दूसरे हाथ से उसने एक और जादू किया, बताया कि ये मना को जबरदस्ती इकट्ठा करके फोर्स कॉन्डेंसेशन मेथड से किया गया। मियां ने उत्सुकता से पूछा कि अगर दोनों का इस्तेमाल जादू के लिए हो सकता है तो क्या एक ही विधि का अभ्यास करना बेहतर नहीं होगा। जादूगर के कपड़ों में जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि हर कोई ऐसा सोचता है। उसने बताया कि बुरे जादूगर अक्सर आसपास के मना को दूषित कर देते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सहयोगी विधि इस्तेमाल करने वाला जादूगर अपना जादू नहीं कर पाएगा। मियां चिंतित हुई, कहा कि जादूगर का जादू न कर पाना वाकई बहुत भयानक और चिंताजनक है। जैरेड यूकलेट्स ने अपनी बात खत्म की, कहा कि इसलिए हालांकि ये मुश्किल है, सबको फोर्स कॉन्डेंसेशन मेथड का प्रशिक्षण भी करना चाहिए। लड़की ने कहा कि वो समझ गई, लेकिन पूछा कि उसके लॉर्ड ने अजीब कपड़े और मजेदार मूंछें क्यों पहनी है। पोशाक उतारते हुए लड़के ने कहा कि वो जादू प्रशिक्षक जैसा दिखने की कोशिश कर रहा था। दरवाजे के पीछे मैरी की आवाज आई, माफी मांगते हुए कहा कि नाश्ते का समय हो गया। मियां दौड़कर चली गई। महिला ने पूछा कि क्या वो अपने लॉर्ड को परेशान कर रही है। उसने जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि वो भी उत्सुक था कि उसने क्या पकाया है। उसे शेफ मैरी कहकर पुकारा। अब बीमारी से ठीक हुई महिला रसोई के कपड़ों में उम्मीद कर रही थी कि लॉर्ड को उसका खाना पसंद आएगा। लड़के ने पूछा कि क्या वो काम करने लायक ठीक हो गई है। महिला ने कहा कि उसकी वजह से वो बेहतर है, लेकिन किसी कारण इजाबेला अभी भी हमारे नायक को शरारती नजरों से देख रही थी। कहती थी कि जैसा अपेक्षित था वो वाकई अलग है। हवा में कई मना कण बनने लगे। हमारा नायक पतले शरीर के साथ ध्यान करते हुए सोचता है कि लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं। सारे कण बाहर निकालते हुए उसने कहा कि हर कोई ऐसी ट्रेनिंग विधि ढूंढता है जो उनकी मना को 2-3 अंक बढ़ाए, लेकिन वे सब कमतर है। सिस्टम स्क्रीन देखकर उसे सूचना मिली कि उसने नई ट्रेनिंग मेथड बनाई है। नाम डालने को कहा। शॉर्टकट को असली रास्ते में बदलने की काबिलियत ही उसे दूसरों से अलग करती थी, और उसकी विधि बेहतर थी। नाम सोचते हुए लड़के ने कहा कि ये इस दुनिया में उसकी पहली छाप होगी, तो एक अच्छा नाम बनाना ठीक रहेगा। बग प्लेयर, जो शॉर्टकट से अपनी यात्रा आसान करता है। हवा में लेटी इजाबेला जीभ निकालकर हंसी, कहा कि उसने कई जादूगरों के गुप्त प्रशिक्षण देखे, लेकिन लड़के की विधि में रोचक अंतर था। हमारे नायक ने राक्षस से पूछा कि क्या वो इस विधि की खामी देख सकती है। महिला ने कहा कि हाँ, हालांकि आम लोग इसे नहीं देख सकते। उसने कहा कि वो ये भी कह सकती है कि लड़का धोखा दे रहा है, क्योंकि वो कृत्रिम रूप से शुद्ध मना को अपने शरीर में आकर्षित करने में अच्छा है। लड़के के पीछे आकर उस पर हाथ रखते हुए इजाबेला ने कहा कि वो इस धरती का इंसान नहीं है। जैरेड यूकलेट्स ये सुनकर बहुत चिंतित हुआ, पूछते हुए महिला क्या बात कर रही थी, और इजाबेला हंसने लगी। राक्षस ने टिप्पणी की कि वो बस पूछ रही थी कि क्या लड़का किसी दूसरे महाद्वीप से आया है, क्योंकि अफवाहें थी कि पूर्वी महाद्वीप के लोग मना हेरफेर में अच्छे होते हैं। लड़के ने झूठ बोला, कहा कि अब जब उसने बताया तो उसे अपने पूर्वजों की एक कहानी याद आई कि उनके समय में एक मिथक था जो ऐसा कुछ कहता था। जैरेड यूकलेट्स ने सोचा कि पूर्वी महाद्वीप पैराडाइसों का एक बड़ा विस्तार था, जिस पर 5 साल तक महत्वाकांक्षा से काम हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु से पहले रिलीज नहीं हुआ। इजाबेला ने मौके का फायदा उठाया, पूछा कि लड़का उस पल में क्या सोच रहा है। महिला ने कहा कि उसके साथ कई रोचक चीजें हुई, इसलिए वो उसके बारे में बहुत उत्सुक है। राक्षस ने सुझाव दिया कि वे धीरे धीरे बात करें, क्योंकि वो अकेला था जो उसे देख सकता था। उसने जैरेड यूकलेट्स की आंख छुई, उसकी दी हुई क्षमता को देखते हुए, लेकिन लॉर्ड ने जल्दी कहा कि माइंस आई उसकी है। शर्माते हुए इजाबेला ने कहा कि वो इसे भूल सकता है और क्षमता रख सकता है, इसे अपने भविष्य के पति के लिए शादी का तोहफा मानते हुए। इजाबेला ने बताया कि पहले उसे लड़के का मोटा शरीर पसंद नहीं था, लेकिन अब वजन कम होने से वो ठीक लगता है। हैरान और स्तब्ध जैरेड यूकलेट्स को यकीन नहीं हुआ, पूछा कि क्या इसलिए वो उसे सोते हुए इतना देखती थी। उसे गले लगाते हुए इजाबेला ने कहा कि वो एक महान पुरुष है, और चूंकि वो बिना शारीरिक सुख के मरी, वो उसे अपना साथी मानेगी। उसने मेंशन न करना कि उसने उसे उसका पहला चुंबन दिया, जिससे लड़का बहुत असहज हुआ। घबराहट में जैरेड यूकलेट्स ने कहा कि उसे वर्नला क्षेत्र जाना है, लेकिन महिला ने उसे रुकने को कहा, माय लव कहकर। कुछ समय बाद हैज राकीस का लॉर्ड के लिए पत्र पत रही थी। पत्र में राकीस ने लिखा कि लेना बहुत प्रतिभाशाली है, वो प्रभावित था। हमारे नायक ने कहा कि महीने के अंत तक लेना किया कि सबसे ताकतवर होगी, वो खास प्रतिभाशाली होनी चाहिए, जिसने हैज को कंफ्यूज किया। लॉर्ड ने हैज से कहा कि राकीस को बताएं कि वो जल्द ही लेना के लिए शिक्षक ढूंढेगा। लड़की ने सहमति दी। जैरेड यूकलेट्स ने सोचा कि उसके पास इस पद के लिए कुछ उम्मीदवार है ठीक समय पर, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहा था जो लड़की को बहुत ताकतवर बनाए। लेकिन अचानक
सबको चौंकाते हुए एक तीर आया, गाड़ी का शीशा तोड़ा और हैच को लगभग लगा, जिसे जादुई ढाल ने बचाया। अपने अधीनस्थ को मुश्किल से बचाने वाला लॉर्ड बहुत डर गया। सोचता है कि क्या हो रहा है। बाकी पहरेदार चिल्लाए कि ये घात है, लॉर्ड को बचाना चाहिए, जबकि हैच सामने हो रही हर चीज को समझने की कोशिश कर रही थी। तीरों की बौछार गाड़ी की ओर आने लगी। जेरेड यूकलेट्स ने तेजी से मैजिक शील्ड बुलाया, खुद और अपनी अधीनस्थ हैच को बचाया। घबराहट में हैच ने अपने लॉर्ड का नाम पुकारा, तीरों के सामने खुद को फेंककर उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन लड़का गुस्सा हुआ, कहा कि यह खतरनाक है। पूछा कि अगर वो तीर से मर गई तो क्या करेगी। हैज ने कहा कि उसका लॉर्ड को बचाना उसका कर्तव्य है, लेकिन जेरेड यूकलेट्स ने कहा कि लापरवाही से अपनी भक्ति न दिखाए। उसने उसके सिर पर हल्के से थपकी दी, लड़ने से रोकते हुए कहा कि वही रहे, अगर गाड़ी छोड़ने की कोशिश की तो वो खुद उसे हरा देगा। तीर आते रहे, सैनिक अपने लॉर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जेरेड यूकलेट्स बाहर निकला, पूछा कि ये कीड़े कौन हैं जो उन पर तीर चला रहे हैं। अपने अधीनस्थों के खतरनाक कहने के बावजूद वो आगे बढ़ा। इजाबेला ने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए, लेकिन लॉर्ड ने मना किया। सामने शील्ड बुलाकर सारे तीर मना बैरियर से टकराकर टूट गए। पारदर्शी ढाल से वो डाकुओं की सेना देख सकता था, ज्यादातर हुड पहने, मुंह ढके हुए। एक ने अपने नेता से कहा कि उनके साथ एक जादूगर है। नेता टॉग, हत्यारा और जादूगर शिकारी ने कहा कि यह अपेक्षित था। विशाल कुल्हाड़ी हाथ में लिए टॉग ने कहा कि इसलिए उस नकाबपोश ने उसकी सेवाएं मांगी। यह सुनकर जेरेड यूकलेट्स ने जोड़ा कि नकाबपोश वही है जिसका राकीस ने जिक्र किया, जिसने टॉग को उसे मारने के लिए रखा। वो तेजी से लॉर्ड की ओर बढ़ा, एक हाथ में कुल्हाड़ी, दूसरे में औजार। कहा कि सारे जादूगर बेकार है। गुस्से और काली आंखों से टॉग ने कहा कि वो इस नौसिखिए के लिए नजीर बनेगा। हमला करते हुए उसने दाएं हाथ से कुल्हाड़ी फेंकी। जेरेड यूकलेट्स ने एक्सेलरेशन से मुश्किल से चकमा दिया, मैजिक मिसाइल तैयार किया, लेकिन टॉग ने औजार से उसका हाथ मारा। हमला रोकते हुए कहा कि ऐसा धोखा बेकार है। जेरेड यूकलेट्स के चौंकने का फायदा उठाकर एक आदमी ने उसकी गर्दन पर पीछे से वार किया। उसे झटका लगा, लेकिन पता चला कि जेरेड यूकलेट्स को चोट नहीं लगी। उसने शील्ड से बचाव किया। फिर उसने कहा कि डाकू का खिताब सिर्फ दिखावा नहीं है। डाकू इस क्षमता से हतोत्साहित नहीं हुआ और तेजी से हमारे नायक पर कई बार हमला करने की कोशिश की। टॉग ने सोचा कि लड़का जादू करने में बहुत तेज है, शायद चौथी श्रेणी का जादूगर या उससे ऊपर, लेकिन वो वार करता रहा। उसने सोचा कि अगर वो रुका तो जेरेड यूकलेट्स पलटवार करेगा, इसलिए वो लॉर्ड को हमला या बचाव नहीं करने देगा, ढाल पर लगातार प्रहार जारी रखेगा। पहरेदार लड़ाई से हैरान थे और डाकू खुद को यकीन दिला रहे थे कि उनका मालिक जीत रहा है। टॉग ने हमारे नायक का मजाक उड़ाना शुरू किया, लेकिन जब टॉग वार करने वाला था, जेरेड यूकलेट्स ने तेजी से उसका डंडा पकड़ लिया, उसे तुरंत रोक दिया। लॉर्ड ने समझा कि यह जादुई वस्तु है। डाकू सोच में पड़ गया कि उस जादूगर ने उसका हमला कैसे रोका। हमारे नायक ने कहा कि यह ठीक समय पर हुआ। उसे बुरा लग रहा था कि उसके पास कोई जादुई वस्तु नहीं है और घोषणा की कि वो इसे ले लेगा। डाकू घबरा गया। लड़के को फिजिकल स्ट्रेंथ एनहांसमेंट का जादू इस्तेमाल करते देख पूछा कि उस जादूगर के पास ऐसी शारीरिक बनावट कैसे है। जेरेड यूकलेट्स ने कहा कि उसने टॉग के पूरे शरीर को जादू से भर दिया। इससे पहले कि उसे समझ आए, उसकी नसें हरी हो गई, वो हावी हो गया। लॉर्ड ने कहा कि हालांकि वो नकाबपोश आदमी के बारे में जानना चाहता था, टॉग शायद अभी नहीं बताएगा। निराश डाकू ने कहा कि वो सब कुछ बता देगा। हमारे नायक ने डाकू के दोनों हथियार ले लिए, कहा कि वो सुनना पसंद करेगा, लेकिन एक अपराधी के एक भी शब्द पर भरोसा नहीं करेगा। टॉग की अपनी कुल्हाड़ी से उसने डाकू पर वार किया। उस स्थिति से थोड़ा पहले एक लड़का छोटे पिंजरे में कैद दिखता है, खुद को दोष देता हुआ डाकुओं द्वारा पकड़े जाने की बुदबुदाहट करता है। उसे पता चलता है कि उसे पकड़ने वाले अपराधी किसी से एक व्यापारी की हत्या के बारे में बात कर रहे थे। अकी देखता है कि टॉग को एक दवा व्यापारी को मारने के लिए रखा गया था। टॉग अपने ठेकेदार से आधा पैसा पहले मांगता है और नकाबपोश सहमत होता है। नकाबपोश सोचता है कि किया के सभी निवासियों को उस दवा से ठीक किया गया, यानी औषधि की सामग्री आसानी से मिल गई, तो निश्चित है कि हमारा नायक वर्नेला में पक्ष जीतने जाएगा। चलते हुए टॉग एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है। सोचता है कि क्या यही व्यापारी आएगा। दूसरा आदमी पुष्टि करता है। अकी स्थिति देखकर टिप्पणी करता है कि उन हत्यारों ने उस हफ्ते 11 लोगों को मार डाला, किसी को उन्हें रोकना होगा। हम उस पल पर लौटते हैं जब जेरेड यूकलेट्स डाकू पर वार कर रहा था, कहता हुआ कि वो उसके शब्दों पर भरोसा नहीं करता। अकी उस दृश्य को देखकर उत्साहित हो उठता है, क्योंकि डाकुओं का नेता आखिरकार हार गया। लॉर्ड नहीं रुकता, जादू करता हुआ बचे हुए डाकुओं की ओर बढ़ता है। कैद में बंद लड़का ये देखकर बहुत उत्साहित होता है। सोचता है कि जेरेड यूकलेट्स वो सुंदर योद्धा है जो उसे बचाएगा। उस स्थिति के बाद अकी जेरेड यूकलेट्स को गले लगाते हुए दिखता है। युवक को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। जेरेड यूकलेट्स खुश है, लेकिन पूछता है कि क्या लड़का उसे थोड़ी जगह दे सकता है। अकी जेरेड यूकलेट्स से दूर हटता है, माफी मांगता है, कहता है कि वो खुशी में अनजाने में ऐसा कर गया। वर्नेला की यात्रा के दौरान दोनों बात करते हैं। अकी बताता है कि जादुई पत्थरों की बातचीत के बाद डाकुओं ने उसे कैसे पकड़ा। कुलीन लड़का माफी मांगता है, कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन रास्तों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लोग नहीं थे। अकी लड़के का शुक्रिया करता है, कहता है कि उसे लगा था कि वो जल्द मर जाएगा, लेकिन उसका उद्धारक उसे बचाने आया। अकी को देखते हुए हमारा नायक सोचता है
कि वो पूर्वी महाद्वीप का एक मुख्य निवेशक है जिसने अपनी खगोलीय समृद्धि से एक राज्य खरीदा। बाजार के रुझानों को विश्लेषण और भविष्यवाणी करने की महान प्रतिभा के साथ वो हमेशा नए रुझानों का अग्रणी रहा और नए फैशन सामानों के बाजारों पर हावी रहा। लड़का सोचता है कि ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा भावी व्यापारी क्या क्षेत्र में क्यों है। जैरेड यूकलिड्स कहता है कि वो समझता है कि अकी को मुश्किलें हो रही है क्योंकि उसने अपनी सारी दौलत खो दी, इसलिए वो उसे एक प्रस्ताव देना चाहता है। वो कहता है कि अगर अकी वर्नेला क्षेत्र में एक खास उत्पाद बेचे तो उसे 15% मुनाफा देगा। मन में जैरेड यूकलिड्स टिप्पणी करता है कि अकी एक असाधारण रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति था, तो उसे सहयोगी बनाकर रखना बेहतर है। लेकिन हैरानी की बात, अकी प्रस्ताव स्वीकार करता है। मुनाफे की बजाय कुलीन से 2 इच्छाएं मांगता है। अकी जैरेड यूकलिड्स का भरोसा भी मांगता है, यकीन दिलाता है कि वो अच्छा काम करेगा और बिक्री करेगा। जैरेड यूकलिड्स सहमत होता है, लेकिन बताता है कि इच्छाओं के आधार पर उन्हें मना किया जा सकता है। यह सुनकर युवा व्यापारी सहमत होता है। शर्माते हुए कहता है कि उसकी पहली इच्छा है कि जैरेड यूकलिड्स उसे अकी कहे। गोरा सहमत होता है, लेकिन यह सुनकर इजाबेला जलन से गुस्सा हो जाती है। उसी पल अकी कहता है कि अपनी अगली इच्छा वो दूसरी बार बताएगा। वर्नेला क्षेत्र में हैच टिप्पणी करती है कि उसे लगा था कि यह क्षेत्र उबाऊ होगा, लेकिन यह शानदार निकला। अकी जवाब देता है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इंसान डंजन्स की विशाल दौलत का विरोध नहीं कर सकते।